आप सभी को मेरा प्रणाम। Most Honorable Vice Chancellor of this esteemed institution of national importance, Honorable Chief Guest today, Honorable Special Guest, Honorable Dean Academics, Head of the Department, members of the organizing committee, Most Honorable the First Lady of the University, ladies and gentlemen, and dear friends. It's indeed a proud privilege for me to be with you on a very important theme that we are going to discuss today. And at the outset, I pay my humble regards to Honorable Vice Chancellor for giving me this opportunity. And also, I remember when I first received the call for this seminar, and I was much impressed by the conceptualization of the theme. And definitely when I reached here, and yesterday, when our Honorable Vice Chancellor was in the guest house, let me tell you, very frankly, I have been to many universities in India and abroad. But the personal care that he is giving, not only to the guests, but to the faculty that I have seen here also during this inaugural session. I salute you, sir, and I appreciate you for this. We must give a clap to our Honorable Vice Chancellor. He is a leader, academic leader, Mr. Leader in true sense, and he is leading by examples. When we discuss about the making of the new India, I think the personality like our Vice Chancellor, they are playing the great role. And I will be touching some aspects of that in my presentation. Because making the India, and we have the two sub-aspects, challenges and opportunities. Then the very big question is how to make. So our leaders, they have to lead by examples, and we need to follow them in true spirit. I have got my presentation and would request our coordinator to please, just first one. The title, I am conceptualizing for this keynote to point out certain aspects for discussion here. We'll be focusing on how I see Bharat when we become mature, democracy of 100 years. मैं अपनी बात आप लोगों के सामने हिंदी में ज़्यादा रखना चाहूँगा क्योंकि कुछ कंसर्न्स मेरे ऐसे हैं और मुझे लगता है कुछ संप्रेषण मैं जो चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसे विषय पर यह विश्वविद्यालय सेमिनार कर रहा है जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव मिला है मुझे, जो भारत सरकार के कमीशंस, 2 कमीशन के साथ मैं रहा हूँ, कंसल्टेंट रहा हूँ। और जब हम 12th फाइव प्लान बना रहे थे तब एक पंचवर्षीय योजना की कमेटी को भी चेयर कर रहा था मैं, तब जो अनुभव हमारे आते हैं, और अभी मैं मध्य प्रदेश में ही अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ सच्चाइयों से हमें रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। और सेमिनार जो होते हैं वो एक रिसर्च एक्टिविटी ऐसी होती है जिसके आधार पर ही हम अपने शोध दिशा तय कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इस सेमिनार से निकलने वाली अनुशंसाएं हम शासन को भेज सकते हैं। तो साथियों, इसको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मान रहा हूँ। जैसा कि हमारे
आदरणीय डीन एकेडमिक्स ने और हमारे संयोजक महोदय ने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। और मैं मानता हूँ कि हमारे जो स्टालवर्ड्स यहाँ पर राजनीति विज्ञान के बैठे हैं, क्योंकि डीन सोशल साइंस के नाते लगभग सभी समाज विज्ञान को, उनके सिलेबस को और किस प्रकार से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं उसको हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे कोर पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि इसी से हमारी आर्थिक दिशा तय होती है, सामाजिक दिशा तय होती है, इसी से जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं उसकी दिशा तय होती है। और अगर राजनीति विज्ञान ऐसे विषयों पर बात करके, जब हमारे सम्मानित संकाय इसके ऊपर विषय पर बात करके कहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें वो सब चीज़ शायद सही दिशा में ले जाए। क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ दूसरे समाज विज्ञानों को, और किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको एक पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखना पड़ रहा है, उसको मैं कुछ अपने तस्वीरों से पहले देख लेते हैं, क्योंकि तस्वीर काफ़ी कहती हैं। पहली तस्वीरें ये सब जानते ही हैं, हम सब एक ऐसे समाज से हैं, मातृशक्ति, और साथ ही जब हम पूजन करते हैं, ये तस्वीर एक सामान्य तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे का एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है और क्यों मैं भारत 2047 को मैं महत्व दे रहा हूँ, शायद समझ में आए। एक दूसरा तस्वीर आपके सामने वाराणसी का है। जापान के प्रधानमंत्री आते हैं, वाराणसी के घाट पर गंगा आरती होती है और उसमें सम्मिलित होता है। नेक्स्ट लीजिए। अब ये दो तस्वीरों को मैं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि बगैर भारतीय संविधान के हम बात नहीं कर सकते हैं राजनीति विज्ञान में, और मेक इन इंडिया की भी जो बात करना चाहेंगे। इसके ऊपर बहुत विस्तृत रूप से मैं कभी समय मिलेगा तो जरूर आप लोग देखिएगा। मैंने इसके लेख भी लिखे हैं। भारतीय संविधान सब जानते हैं। भारतीय संविधान को पढ़ना, देखना और उसके आधार पर उसका अनुपालन करना, उसके आधार पर समाज निर्माण करने में थोड़ा सा अंतर मुझे लगता है। मैं केवल एक उदाहरण से यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि हम सब कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान दिया, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन एक चुनौती है, इस नाम में ही एक चुनौती है, जिससे जो मेक इन इंडिया को मैं आगे जाके आपको, जब मेरी पहले ही मैंने शुरुआत की थी, उसको बताऊंगा। भारत 2047 को भीमराव अंबेडकर नाम नहीं है, उनका नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। अब ये पिछले 6-7 दशकों में ऐसा क्या हो गया कि वो रामजी अंबेडकर को हमने हटा दिया और भीमराव अंबेडकर के नाम पे कर रहे हैं। और ये मैं आपके सामने स्लाइड रख रहा हूँ, जो भारत के संविधान में जब उन्होंने, पहला दीजिएगा, भारत के संविधान में उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं अपने, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो अपने आप को क्या कहलाना चाहते थे। इसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है। अगर हमारी थोड़ी सी मात्रा भी गलत हो जाती है तो हम अपने नाम को सुधारना चाहते हैं। और हम क्यों उनका नाम इनकम्प्लीट रख रहे हैं? जब मैं इसके ऑनोमेस्टिक्स जो है इसके अंदर जाता हूँ, उसके ऊपर विचार करता हूँ, तो मालूम पड़ता है जगजीवन राम, रामविलास पासवान, रामनाथ कोविंद, ये जितने हमको लीडर्स हमारे रहे हैं, उन सब में के नाम के साथ राम क्यों लगा रखा है? ये अस्मिता क्या है? और क्यों हमने डेलिबरेटली इस प्रकार से करने की कोशिश की है कि जो राम एक संस्कृति है, राम हमारा एक जो प्राण है, उससे हमने एक प्रकार का भटकाव दिया है। और ये चुनौती को तो थोड़ा समझना पड़ेगा, इसकी गहराई में मैं जाऊंगा, इसकी चुनौती क्या है और ये क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि आज आप देखेंगे बहुत सारे संस्थानों में, बहुत सारे लेखों में अगर अंबेडकर का नाम आता है तो वो भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। यहाँ तक मैंने देखा कि एक बार क्वेश्चन भी आ गया सिविल सर्विसेज में, तो वहाँ भी भीमराव अंबेडकर के नाम से बातचीत होती है। तो क्या हमारे युवाओं को ये समझ है या हमको ये दृष्टि दी है? ये भ्रम क्यों हुआ है? इसके पीछे की क्या
एक प्रकार का मैं कह सकता हूं कि चुनौती है हमारे सामने, जो हमको समझना पड़ेगा। मुझे वो अवसर तो नहीं मिला कि बाबा साहब अम्बेडकर से मैं कभी बात कर पाता, क्योंकि जन्म बहुत बाद में हुआ उनके, लेकिन उनकी पत्नी से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उनके साथ चर्चा की है, उनके पर्सनल सेक्रेटरी से मेरी चर्चा हुई है, उनसे मैंने कुछ आंकड़े लिखे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का खुद का नाम दिया हुआ अम्बावाडीकर से अम्बेडकर एक ब्राह्मण के द्वारा है। उन्होंने वायलिन सीखा है मुखर्जी से, वो ब्राह्मण रहे हैं। उन्होंने औरंगाबाद के मिलिंद कॉलेज में पहले 3 प्राध्यापक 4 प्राध्यापक रखे थे, उसमें 3 ब्राह्मण रखे हैं उन्होंने। उनकी सेकंड पत्नी ब्राह्मण थी। तो ये क्या एक प्रकार का हमने सामाजिक चुनौती हमारे सामने खड़ी कर ली है, क्योंकि ये संवैधानिक के बाद में जब मैं आना चाहूँगा कि हमारी चुनौतियाँ कैसे हैं मेक इन इंडिया में, तो शायद हमारे लिए प्रस्तावना समझ में आए और स्पष्ट करते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखते हैं, अगर हम, तो किस प्रकार से है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का देखेंगे, उनकी चर्चा क्या है। मैं हमारे युवा शोधार्थियों विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि संविधान को समझना है तो आप वो संविधान सभा जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी चर्चा को भी आप पढ़िए और उसके संदर्भ में देखने का कोशिश करिएगा। और आज के जो संविधान की किताबें हैं, चाहे दुर्गादास बसु की हैं, चाहे आप किसी का रेफरेंस देखें, उनके बजाय आप एक बार जो मूल प्रतिकृति है संविधान की, उसको देखिएगा। मैं थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगा कि चुनौती हमारे सामने काय की है। ये पहली चुनौती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, संविधान मूल संविधान है। इसका चित्र देखिए, राम को वनवास के समय जाते समय लक्ष्मण सीता के साथ का चित्र है। संविधान मूल संविधान की कृति में है ये फोटो। और चैप्टर क्या दिया है? फंडामेंटल राइट्स। और चित्र बयान करता है ड्यूटीज के बारे में भी। तो ये चुनौती हमारी समझ में आनी चाहिए हमको। नेक्स्ट लीजिएगा। जब दूसरे देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी की अगर बात करते हैं, तो वहां चित्र दिया है गीता का, जहां कृष्ण को अर्जुन ज्ञान दे रहे हैं, सच्चाई से रूबरू करना चाह रहे हैं। जब बात आती है आपकी स्टेट्स इन पार्ट इन द फर्स्ट शेड्यूल की, तब आप देखिए लंका दहन के रावण का चित्र है। पूरी संविधान में आपको मूल प्रतिकृति में बुद्ध मिल जाएंगे, जैन मिल जाएंगे, ग्रामीण संरचना मिल जाएगी, लेकिन जब हम संविधान की पुस्तकें हमारे ग्रंथालय में पढ़ते हैं या लिखते हैं, उनमें से सब चित्र गायब हैं। तो मेरा पहला प्रश्न तो मूल यही है कि ये अगर चित्र इतने अप्रासंगिक होते, इतने आवश्यक नहीं होते, तो उस समय के संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों डाले थे उसमें? टेक्स्ट एक है, लेकिन साथ में पिक्चर्स भी बहुत सारी चीजें बयान कर जाती है, इंट्रोडक्शन देती है। शायद चुनौती है। वो चुनौती कहाँ से उत्पन्न हुई है मेक इन इंडिया में, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपके सामने आना चाहूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पहला तो कंसेप्ट ऑफ न्यू इंडिया में ही एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे को समझ में आती है। और आगे हम देखेंगे, क्योंकि कुछ चीजें मैं समय के अभाव में कुछ चीजें स्किप करूंगा, लेकिन आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि आप इसके ऊपर देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स को जाइए, एम्पिरिकल रियलिटीज को जाइए, किसी आइडियोलॉजी पर ना जाएं, लेकिन चुनौतियां आपको समझ में आ जाएंगी। हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है हमारे देश के बारे में, इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट को देखें कि ऐसे 2 नाम देश के देने की आवश्यकता क्यों थी, और ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि इंडिया दैट इज भारत? क्या भारत सफिशिएंट नहीं था? और भारत और इंडिया में अंतर क्या है? कौन जानते हैं इंडिया को? आज हम सब देखते हैं, समझते हैं। हम देशवासी जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं भारत, भारत माता की जय। इंडिया माता की जय तो कोई नहीं बोलता है। तो हमारा फीलिंग कायम है, हमारा इमोशंस कायम है। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि हमारे सामने अभी तक इंडिया का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट दिया है जो वेस्टर्न कंसेप्ट है, जो एलियन कंसेप्ट है, यहाँ से बाहर का कंसेप्ट है, और हमें उस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर हमने मेकिंग ऑफ द न्यू इंडिया के बारे में भी देखा, उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज उसमें आई है शाश्वतता, सस्टेनेबिलिटी, आत्मनिर्भरता, जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे और उसके ऊपर आना चाहिए हमको। लेकिन चुनौतियां वही हैं जो इंडिया और भारत की हैं। अवसर हमारे सारे, अपॉर्चुनिटी सारे मैं अपने भारत में देखता हूं।
तो जब हम मेकिंग ऑफ भारत की बात करता हूँ, मैं भारत का निर्माण की बात करता हूँ, तब शायद हमारे सामने वो सारी चुनौतियाँ अवसर में बदल जाते हैं। मैं अभी आते समय माननीय कुलपति जी के चैम्बर में गया, इनकी दूरदृष्टि देखिए। इसलिए मैंने कहा कि मैंने शुरुआत में कहा माननीय कुलपति जी के बारे में, तो उसके लिए कि हम एक रिसर्च में ऑब्जर्वेशन की टेक्निक भी, मेथड भी अपनाते हैं, देखते हैं रियलिटीज क्या है। उनके चैम्बर में उनके एक सूत्र वाक्य लिखा है, एडवर्सिटी इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर हम अपने सामने जो आई इतनी एडवर्सिटीज हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज में बदल देते हैं, तो शायद हम भारत का निर्माण करेंगे। क्योंकि एडवर्सिटीज जो हैं वो इंडिया की क्रिएट करी है, क्योंकि इंडिया एक कॉलोनियल कंसेप्ट रहा है, इंडिया एक ब्रिटिश राज का कंसेप्ट रहा है और एक क्लास का कंसेप्ट रहा है, वो भारतीय समाज का कंसेप्ट नहीं है। और मैंने इसलिए भूमिका बनाने का प्रयास किया कि जब हमारे भारतीय संविधान को हमारे संविधान निर्माता बना रहे थे तो एक भारत का निर्माण कर रहे थे। उस भारत में रामायण है, गीता है, जिसको बताना चाह रहे थे वो, क्योंकि वो कॉलोनियल इंडिया से अपने आप को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे वो। और चुनौती शायद हमारे सामने इसलिए सामने आ गई कि उनकी संकल्पना को हमने पूरी तरह शायद समझा नहीं, या अवसरवादिता के कारण, या कभी कह सकते हैं कि कोई अपीजमेंट पॉलिसी जैसी हमने अपना ली थी, शायद इसके कारण हमने उस मूल भावना को हमने बदल दिया। तो मित्रों, मैंने नाम से चालू करा उस व्यक्ति का, उस महान व्यक्ति का जिसने संविधान का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जो संविधान हमारे सामने आया, उन दोनों को पृष्ठभूमि में रख के मैं बात करना चाहता हूँ कि चुनौती हमारी कहाँ से बनी है और उनको हमको कैसे समझना है। आप उस चुनौती को देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा हमको। हम अपना प्रियम्बल ही देखें, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं। ये 5 मैंने दिए हैं, हम सब पढ़ते हैं, संपूर्ण, सदुत, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन 2 संकल्पनाएं जो है इसमें मैंने इटैलिक्स में लिखी हैं, जो कि मूल संविधान में नहीं है उस समय, पर इसमें भी चर्चा हुई कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हमको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उस समय की चर्चा में कहा जाता है कि जो भारत जिसका निर्माण करने जा रहे हैं हम, वो तो समाजवादी है ही, वो तो पंथ निरपेक्ष है ही, उसको लिखने की क्या आवश्यकता है। 42वां संशोधन होता तब जाके 2 चीज जुड़ती हैं। तो इसका मतलब क्या है, उस दौरान ऐसा क्या हो गया कि संविधान निर्माताओं की जो दूरदृष्टि थी, क्या वो कमजोर रही जिससे जोड़ा नहीं? ये बिल्कुल गलत है। संविधान सभा की डिबेट को देखिए आप, इस पर बहुत अच्छी डिबेट हुई है। डॉक्टर अंबेडकर खुद इसके अगेंस्ट थे कि सेक्युलर बिल लिखने की जरूरत नहीं है हमको। अगर आप देखेंगे, आप इसको रेफरेंस देखिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब शपथ लेता है अपने पद की, तो क्या बोलता है। और जब हमारा 1947 में विभाजन हुआ है, तब पाकिस्तान का राष्ट्रपति और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या शपथ लेता है। उस शपथ की आप ओथ को देखिए, वो एक इस्लामिक स्टेट है। उसकी पहली शर्त है पाकिस्तान की वहां पर कि मुस्लिम होना जरूरी है। उसकी पहली शर्त है कि देश के लिए नहीं, मुझे तो उस पर्टिकुलर मजहब के लिए ये काम दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा जब ये बन रहा था तब ये जानते थे इस चीज को, क्योंकि ओथ भी उसी समय बनाई गई है। उनको भी मालूम था कि दूसरा देश जो बन रहा है उसकी में क्या ओथ ली जा रही है, उसके क्या स्वरूप का निर्माण किया जा रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस दूरदृष्टि से भटक गए। बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने बन गई सेक्युलरिज्म। और आज सेक्युलरिज्म के नाम पर अगर हम देखें तो वो सब हम करना चाह रहे हैं, जो कि एक हमारा राष्ट्र का निर्माण जिस प्रकार से हमको ले जाना था, उसके बजाय जो हमारा दूसरा जो टुकड़ा बना है उसने जो अपनाया है। तो हमारे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, शोधार्थी कृपया इस ओर देखें कि वो समझे कि वो उनको उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को किस बात की शपथ दिलाई जा रही है, और हमारा जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है वो किस बात की शपथ ले रहा है।
यहाँ से हमको चुनौतियाँ समझ में आ जाएंगी और हम कॉपी करना चाहते हैं। हम देखते हैं स्कूलों में कहीं कहना है वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, कहीं कहता है कि हम झंडा वंदन नहीं करेंगे, कोई हम कहेंगे कि हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारे संविधान में हमने इस सब को अपने आप को समर्पित किया है, हम भारत के लोगों ने। अब भारत के लोगों के फिर हिंदू मुसलमान नहीं रह जाता है कोई। ये चुनौतियां हमने अपने आप ऐसी पनपा ली हैं, संविधान को देखे बगैर, संविधान की मूल भावनाओं को समझे बगैर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को समझना, क्योंकि हम कहते हैं कि मेक इंडिया इकोनॉमिक्स के बाद में देख लेंगे। मेरे पास एक स्लाइड प्रोजेक्ट यूजीसी ने दिया है, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी के नाम पर यूजीसी ने देश में 12 प्रोजेक्ट दिए, उसमें से 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मेरे को ही मिला है। तो वो स्ट्राइड की मूल भावना क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी की हमको भावना क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी बगैर राजनीति विज्ञान के नहीं हो सकती, बगैर पॉलिटिकल पावर के नहीं हो सकती। और ये पॉलिटिकल पावर की जो बात करते हैं, अगर हम इन्होंने संविधान को नहीं समझते हैं तो मेक इंडिया को हमको थोड़ा सा कुछ मैंने कोशिश करी है 4-5 फेजेस के अंदर समझने की। तो जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 65 तक हमारे सुबह हम चर्चा कर रहे थे, आदरणीय दुबे जी के साथ में बात कर रहे थे, आदरणीय तोमर जी, हम सब लोग चर्चा कर रहे थे कि 1962 का जब चाइना का युद्ध हुआ तो हमारी क्या स्थिति हो रही थी। शायद उसके बाद हमको एक परिवर्तन की एकदम से चीज जरूरत लगी, तो 84 तक हम उससे थोड़ा सा उस चुनौती को बदलने का हमने सेक्युलर में लेने की कोशिश करी कि शायद यहाँ से संभावना हमारी पूरी हो। लेकिन इमरजेंसी ने भी दिखा दिया भारत के संविधान की मजबूती को। आप देखिए कितना बड़ा ये हमारे पास एडवर्सिटी को चुनौती बनाकर उसको अवसर बनाने का काम किया और भारत एक मजबूत राष्ट्र के बाद इमरजेंसी के रूप में उभरा। इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की जरूरत है हमको। नहीं तो हो सकता था कि वो इमरजेंसी भी कुछ ऐसी थी जो सेक्युलरिज्म के नाम पे थी, जो माइनॉरिटीज के नाम पे थी। लेकिन जब एक माइनॉरिटी की कम्युनिटी के द्वारा ही जब हमारे प्रधानमंत्री की जब हत्या हो जाती है तो सामने उस चुनौती को दोबारा से राष्ट्र के निर्माण के लिए हम किस प्रकार से खड़ा करते हैं। नेक्स्ट पीछे कर लीजिए किसी को। तब हम देखते हैं कि हमने फिर थोड़ा सा अपने आप को और समझने की कोशिश करी और डिजिटल इंडिया में ट्रांसफॉर्म किया। तो ये चुनौती और अवसर हमको डिजिटल इंडिया से और मिलने की कोशिश करी, क्योंकि डिजिटल तो होता है उसमें सिक्योरिटी अपने आप है। ये कंप्यूटर हम देख रहे हैं, इसके पीछे नहीं मालूम बाइनरी लैंग्वेज को कि वो कौन सी कम्युनिटी है, कौन सा रिलीजन है। टोटल जिसको बोलते हैं सेक्युलर होने का काम हमारा डिजिटल इंडिया के रूप में हमने समझने की कोशिश करी। लेकिन फिर चुनौतियां सामने खड़ी हुई हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वो था, लिबरलाइजेशन का दौर था, प्राइवेटाइजेशन का दौर था, एक रिसर्जेंट इंडिया का चुनौतियां और अवसर हमारे सामने आए। और उसके बाद आज तक 2022 तक हमने जो एक इंक्लूसिव इंडिया, समावेशी इंडिया की बात की है। तो ये फेजेस हमारे सामने आते हैं, लेकिन 2022 से 2047 तक का जो पीरियड है उसको मैं देखना चाहता हूँ भारत के निर्माण के लिए। और वो कैसे होगा, नेक्स्ट देखेंगे प्लीज। ये चुनौतियां हैं जिनको अवसर में बदलना है और यही चुनौतियां हमारे सामने लगातार रही हैं। लेकिन हमेशा हमको ये देखना पड़ेगा, और राजनीति विज्ञान इसमें बहुत सक्षम है, इसके सिद्धांत बहुत सक्षम है कि हम कैसे कंटेक्स्ट में, कैसे काल के संदर्भ में चीजों को समझने का प्रयास करें। तो हम देखते हैं कि आजादी के हमारे सामने जो चुनौतियां थी उसको हमने कैसे अवसर में बदला है। उदाहरण बड़ा स्पष्ट है कि आजादी के समय के 2 राष्ट्र की तुलना कर लीजिए तो आज एक स्टेबल राष्ट्र कौन है, मजबूत राष्ट्र कौन है, सब हमको मालूम पड़ता है। और स्थिति यहाँ तक भी देख लीजिए कि इन सबको देखते हुए आज श्रीलंका की हालत क्या है, वो भी हमें बड़ा स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि तुलनात्मक रूप में कि हम कैसे एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में मजबूत देश के रूप में बने। नेक्स्ट लीजिए। यहाँ पर मैं एक अपना थोड़ा सा मैंने एक थ्योराइजेशन किया है मेरा, क्योंकि सोशल साइंस में हम स्टेटस जो देखते हैं, परिस्थिति बनाते हैं, वो 2 प्रकार से
जो राल्फ लिंटन रहे हैं अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने बताई थी कि एक तो जन्मजात होती है, एस्क्राइब होती है, दूसरा हम अचीव करते हैं। मैंने कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करा तीसरा इस परिस्थिति जिसको मैं अफर्म्ड स्टेटस कहता हूँ। तो हमने आज़ादी से लेकर हमारी जब हम 50 साल तक का हम एक डेमोक्रेसी बन रहे थे तो हमने एक अचीव्ड स्टेटस प्राप्त किया था स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम का जो सस्टेनेबल है। आज अगर देखेंगे पूरे विश्व में तो जितनी शांति से हमारे वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है, आइडियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, उतना दूसरी जगह संभव नहीं हो पाता है। ये स्टेबिलिटी की निशानी है, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या चाहते हैं। तो उसके हिसाब से देखेंगे हम, तो हमने एक अचीव्ड स्टेटस सॉवरेनिटी का प्राप्त किया, अचीव्ड स्टेटस हमने डेमोक्रेसी का प्राप्त किया, अचीव्ड स्टेटस हमने रिपब्लिक होने का बड़ा अच्छी तरह से प्राप्त किया है। और आज हमारी राष्ट्रपति हैं, वो हमारे लिए गर्व की बात है कि वे भारत का निर्माण करते हुए इस प्रकार से हम अपॉर्चुनिटीज अवसर दे रहे हैं। नेक्स्ट लीजिए। अब अगर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट कर आगे देखते हैं तो न्यू इंडिया की कल्पना के लिए कुछ रेफरेंसेस जिसको आप देखेंगे, आप इनको 2-3 किताबें बड़ी अच्छी हों उसको आप रेफर कर लें, लेकिन मैं यहाँ से आगे ले जाना चाहूँगा आपको। नेक्स्ट। अब हमारे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आना चाह रहा हूँ कि जब मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया की बात हो रही है, जब भारत निर्माण की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने क्या चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। विद इन हमने हमारे देश के अंदर में क्या चुनौतियाँ थी वो तो हमने देखी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको क्या चुनौती हैं, तो कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं जो 1951 से लेके अभी तक की हमारी स्थिति बयान कर रहे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हम लेकर आए हैं, और ये परिवर्तन विजिबल है, दिख रहे हैं। आज हम जिस प्रकार के विश्वविद्यालय में, जिस प्रकार के लीडरशिप में, जिस प्रकार के संसाधनों के साथ बैठे हैं, वो भी उसी का एक भाग है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से हम समझेंगे, नेक्स्ट लीजिएगा। इसको मैं स्किप करता हूँ अभी, क्योंकि चर्चा हमारे सामने हो गई दोनों चीज़ों की। मेक इन इंडिया में किस प्रकार से डीन एकेडमिक्स महोदय ने बताया है। नेक्स्ट लीजिए। हम इसको इस प्रकार से देखें कि जब हमने रोड मैप तैयार किया है, क्योंकि हम विश्वविद्यालय में हैं, विश्वविद्यालय ज्ञान का सृजन केंद्र होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेक इन इंडिया को किस प्रकार से कंसेप्चुलाइज किया है। अभी मैं यूजीसी के द्वारा गठित कमेटी में मेंबर हूँ। हम 3 लोग की कमेटी एक ग्रुप पे काम कर रही है जिसको हम बोल रहे हैं सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। कहीं हमको लग रहा है कि हमने शायद सोशलिज्म के नाम पर डिफरेंट कैटेगरीज में लोगों को बांट दिया, सेक्युलरिज्म के नाम पे माइनॉरिटीज और इसके नाम पर हमने शायद कहीं कर दिया। तो हमको कहीं ना कहीं कन्वर्ज करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि हमारे बेनिफिट्स वाकई डिलीवरी कैसे कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको अवसर दे रही है। इसका आप सेक्शन 6 देखिए, पेज 24 पे बड़ा स्पष्ट उन्होंने इसका उल्लेख किया हुआ है कि ग्रुप क्या होगा। और आप इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन आ रहा है। तो 6.2 बड़ा अच्छा बता रहा है कि कन्वर्जिंग हम कौन कौन से ग्रुप का करना चाहेंगे। तो हमारी चुनौतियां अवसर हमको यही मिलेंगे कि जो सोशली इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन की बात थी वो कहाँ मिसकंसेप्चुलाइज्ड हो गई, और हमारा जो अप्रोच था वो कहाँ डेविएट हो गया, और क्यों हमने पैसिव बेनिफिट्स और पैसिव बेनिफिशियरी बनाने की बात कर दी, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट में भी फ्री बीस के नाम पर चर्चा हो रही है। क्योंकि जो संविधान चाह रहा है, अगर आप फिर से उसको देखें, रिमाइंड करें पिक्चरों को, कि जब आपको राइट दिए जा रहे हैं तो पिक्चर राम के वनवास जाने की है, मतलब वो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज हमको पैसिव बेनिफिशियरी बनाते हुए एक्टिव बेनिफिशियरीज को ट्रांसफॉर्म करना है, उसकी हमको आवश्यकता रहेगी। तो उसके लिए एक संकल्पना का हम आकार लेना चाह रहे हैं, मेकिंग न्यू इंडिया। आज हम अगर बात करेंगे इसमें रुकावट कहाँ पर है, सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूँ इंटरनेशनल एजेंसी से आ रही है,
वो इंटरनेशनल एजेंसीज में जैसे रिपोर्ट्स देखेंगे आप, तो कोविड-19 के ऊपर जो उन्होंने रिपोर्ट दी है हेल्थ इनइक्वालिटीज की, लेटेस्ट रिपोर्ट देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इंडिया का हेल्थ इंडिकेटर्स को लेकर, और ऐसी हैप्पीनेस इंडिकेटर्स को लेकर बात होती है। आप इनके रिपोर्ट्स तो जाइए, रिपोर्ट्स क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स वो भी दे रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हम भी दे रहे हैं। यहाँ पर बात ये है कि उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को वेरिफिकेशन करने की, उनके सत्यापन की। नेक्स्ट लीजिएगा। अब ये कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी की अगर रिपोर्ट देखेंगे तो भारत का कहाँ इस तरह बताते हैं, और अक्सर अखबारों में भी आपको पढ़ने को मिलता होगा कि इंडिया कहाँ पर। ये हमारे सामने चुनौती है कि हमारा प्रोजेक्शन किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन आगे वाला शायद आपको स्पष्ट करे। नेक्स्ट लीजिएगा। जब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगेंस्ट मेकिंग ऑफ द न्यू इंडिया की जब मैं बात करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे कुछ नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, इनमें मैं गया हूँ, इनके ऊपर स्टडीज भी की है, मैंने देखा है, वहाँ रहा हूँ, मैं समझा हूँ उन चीज़ों को। कुछ फैक्ट्स मतलब अच्छे हैं, बातचीत समझ में आती है। लेकिन जब हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सबको हमसे ऊपर रखा जाता है, तब थोड़ी हमको लगता है कि कहाँ गड़बड़ हो गई। आज श्रीलंका के हालात जब जानते हैं, चाइना में मुस्लिम्स माइनॉरिटीज के साथ क्या व्यवहार होता है हम जानते हैं, लेकिन क्यों वर्ल्ड इंडिकेटर्स में चाइना का रैंक 57 आ रहा है तो इंडिया का 129 आ रहा है? कहीं मैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है? तो बड़ा स्टैटिस्टिक्स से बताते हैं, बड़ा वैज्ञानिक तरीके से बताते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जब उनके इंडिकेटर्स को सिलेक्शन की बात करते हैं, तब मेरे ख्याल से दिक्कत है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसको आपको समझना पड़ेगा। एक चुनौती है हमारे सामने कि आप डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के लिए क्या वेरिएबल्स चुन रहे हैं। ये प्रश्न हमारे सामने बहुत जरूरी है। मेथोलॉजी उनकी बहुत सही है, क्योंकि अक्सर हम मेथोलॉजी पर प्रश्न उठाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सहूलियत से वैसे इंडिकेटर चुने हैं जिससे वो जो प्रोजेक्शन करना चाहे वो दिखा सकते हैं। आज इसको हमको अपॉर्चुनिटी में बदलना है। अगर ये दूसरे एजेंसीज कोई इंटरनेशनल इंडिकेटर्स बनाती हैं, तो क्या हम अपने लिए इंटरनेशनल इंडिकेटर्स बना के हमारी सोसाइटी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती? हम अपने इंडिकेटर्स बनाएं, हम अपना प्रोजेक्शन करें इंडिया में, तब हम देखते हैं कि वो तस्वीर याद रखिए जो मैंने पहले कही थी कि जापान का प्रधानमंत्री जब आते हैं तो गंगा घाट पर आरती में शामिल होते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। उसके पहले कि हमारे देख रहे थे माताएं बहनें मंदिर विजिट कर रही हो, मंदिर यहाँ का नहीं है, वो मंदिर वो मुस्लिम देशों का है जहां पर कहा जाता है कि बुत परस्ती अलाउड नहीं है। अभी आपने देखा होगा यूएई में मंदिर बनने जा रहा है। ये भारत की ताकत है जो इमर्ज हो रहा है, ये भारत का निर्माण है जो इमर्ज हो रहा है, और इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि ये इंडिकेटर्स से लड़ना भी हमारी चुनौती है। तो हमारे शोधार्थी विशेषकर से जो शोध करते हैं, हमारे युवा जो राजनीति विज्ञान के संकाय हैं, उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि इन इंडिकेटर्स के देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने करा है कि श्रीलंका के हालात हम जानते हैं आज क्या है, पॉलिटिकली कितना अनरेस्ट है उसके अंदर जी, और वो इंडिया के बहुत ऊपर रख दिया उसको। अगर इतनी स्टेबिलिटी थी तो वहां की कंट्री का ये हाल नहीं होना चाहिए था। तो साथियों नेक्स्ट लीजिएगा। इन सबको अगर हम देखें, नेक्स्ट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा लिया मैंने, इसके ऊपर वाला लीजिएगा। कोरोना पैंडेमिक में वर्ल्ड लीडर हम बने हैं, 209 करोड़ डोजेस दिए हैं हमारे देश में, 98.59% पॉपुलेशन जो है वो रिकवर्ड करी है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने 96 कंट्रीज को 16 करोड़ से ज्यादा डोजेस दिए हैं, और उससे बड़ा भी देखिएगा कि हमने 1.43 करोड़ तो गिफ्ट किया 46 कंट्री को। अब ये इंडिकेटर में शामिल नहीं कर रही, ना ऑक्सफाम कर रही, ना दूसरे इंडिकेटर्स कर रहे हैं कि हमने ये फ्री में भी दिया है दूसरी कंट्रीज को। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मेक इंडिया का प्रोजेक्शन जो हो रहा है वो इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों को समझते हुए हमको करना पड़ेगा। दोनों से हमको चुनौतियां हैं। नेक्स्ट लीजिएगा प्लीज, नेक्स्ट कर लीजिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं। चैलेंजेस मैं अभी बोल रहा हूँ जो हमको देखने हैं,
वो इकोनॉमी, सोशल, एनवायरनमेंट, फूड एंड एजुकेशन इनके आएंगे। लेकिन जब तक हम इन चैलेंजेस को समझेंगे नहीं, तब तक हम भारत का 2047 में जो निर्माण है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो अब हमको भारत का निर्माण करना, अपने देश का निर्माण करना है, अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना है, अपनी आत्मनिर्भरता का निर्माण करना है, समावेशिता का निर्माण करना है। और इसका जो पुराना उदाहरण देके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, पुनः बाबा साहब अम्बेडकर पे आऊँगा कि उन्होंने संविधान का रचना की थी और एक और उनके जैसा महान व्यक्तित्व था महर्षि वाल्मीकि, जिसने रामायण की संकल्पना की। थैंक यू वेरी मच।